फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इम्फाल में, जो कि मणिपुर की राजधानी है, यूएफओ साइटिंग हुई है, जिसकी वजह से इम्फाल एयरपोर्ट के जो ऑपरेशंस हैं इनको बंद कर दिया गया था। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपने रफाल एयरक्राफ्ट स्क्रैम्बल कराए थे इस यूएफओ के अगेंस्ट। तो ये नंबर 101 स्क्वाड्रन के रफाल थे, जो कि हासीमारा एयरबेस में है, जो वेस्ट बंगाल में आता है। तो इंसिडेंट ऐसा था कि सीआईएसएफ ने करीबन 2:30 में दोपहर के एक यूएफओ साइटिंग करी, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई कि शाम को 4 बजे तक ये वेस्ट साइड की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। फ्लाइट ऑपरेशंस बंद थे। इंडियन एयरफोर्स ने अपने रफाल स्क्रैम्बल कराए, पर इन रफाल जेट्स को कोई भी यूएफओ दिखाई नहीं दिया। खैर, जो वीडियोस हैं ये भी अवेलेबल हैं। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो है, पर वो क्या है ये साफ नहीं है। ऑल्दो इंडियन एयरफोर्स ने प्रिकॉशन लेते हुए अपने जो एयर डिफेंस मैकेनिज्म है उनको एक्टिवेट कर रखा है, पर यह अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है कि ये है क्या। तो जब बात यूएफओ की आती है तो जनरल माइंडसेट ये है कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हो सकता है, जबकि यूएफओ का फुल फॉर्म ये है कि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, जो कि हमारी अर्थ का भी हो सकता है, लेकिन इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा पा रहा है। तो क्या ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं है? हो भी सकता है। तो ऐसी कई साइटिंग हुई है। इवन यूएस नेवी द्वारा ऑफिशियली यूएफओ साइटिंग के वीडियोस रिलीज किए गए थे, जहां पर एक ऑब्जेक्ट काफी हाई स्पीड पे फ्लाई करता हुआ दिखाई दे रहा था। पर ये ऑब्जेक्ट्स एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हैं। इसको प्रूव करने के लिए आज तक एक भी साइटिंग में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, और वो पुख्ता सबूत यही होंगे कि आपको साथ में एलियंस दिखाई दें। खैर, अब यहाँ पर हम ह्यूमन लॉजिक यूज करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम ह्यूमन लॉजिक इसलिए कह रहे हैं कि ह्यूमन की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो साइटिंग हुई है इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये स्पाई बलून हो सकता है, जो कि चाइना की साइड से आया हो, और ये कोई इम्पॉसिबल सी चीज़ नहीं है, काफ़ी कॉमन है। यूएस ने कुछ ही दिनों पहले एक चाइनीज़ स्पाई बलून को शूट डाउन किया था, जो कि अपने नॉर्मल एटीट्यूड से थोड़ा नीचे आ गया था। तो ये स्पाई बलून्स काफ़ी ज़्यादा हाइट पर फ्लाई करते हैं, जो कि 37,000 से 40,000 मीटर तक हो सकती है। यहाँ पर हम मीटर यूज़ कर रहे हैं। तो इतना हाई जो नॉर्मल फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी फ्लाई नहीं करते, और ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना इतना आसान नहीं होता है, और इसलिए कई मामले में ये अननोटिस्ड भी चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइना के स्पाई बलून इंडिया के ऊपर पहली बार फ्लाई कर रहे होंगे। इवन अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के ऊपर भी इन स्पाई बलून्स को देखा गया है, और वहां भी हमने ज्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं और वहां पर इनको शूट करना इतना ईजी नहीं होता है। यूनाइटेड स्टेट्स अपने F-22 रैप्टर्स के साथ इनको शूट करने में सक्षम था, क्योंकि वो स्पाई बलून अपने यूजुअल एल्टीट्यूड से थोड़ा लो फ्लाई कर रहा था। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है ये एक चाइनीज स्पाई बलून हो, जो कि कुछ समय के लिए नीचे दिखाई दे रहा था, उसके बाद इसने एल्टीट्यूड गेन किया हो और फिर से हाइट पर चला गया हो, जो कि तब नेकेड आई से विजिबल ना हो। बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो इतना हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई नहीं करते हैं, इसलिए ये एयरक्राफ्ट द्वारा भी ट्रैक ना किए जा पाए हों। तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये 2 घंटे से कम तक दिखाई दिया था, और ये काफ़ी कम समय है, पर ऐसा नहीं है। 2 घंटा बहुत समय होता है अच्छा खासा डिस्टेंस कवर करने के लिए और एल्टीट्यूड गेन करने के लिए। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया है कि ये वेस्ट साइड पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका मतलब ये है कि ये इम्फाल से असम की साइड पर जाना चाहिए, पर इसकी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि हो सकता है ये म्यांमार की साइड चला गया हो, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स इन्हें समय पर ट्रैक नहीं कर पाई। तो अगर ये स्पाई बलून ही था तो ये एक सीरियस इशू बन जाता है, क्योंकि इनकी ट्रैकिंग मुश्किल है, साथ ही साथ इनको डिस्ट्रॉय करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं, और जो इनका मिनिमम एल्टीट्यूड है वो कई फाइटर एयरक्राफ्ट का मैक्सिमम फ्लाइंग एल्टीट्यूड होता है। तो ये मिसाइल्स से शूट डाउन किए जा सकते हैं, और स्पेसिफिकली उन मिसाइल्स से जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाई गई हैं। तो नॉर्मल एंडो एटमॉस्फेरिक कैपेबल मिसाइल्स से इनको शूट डाउन किया जा सकता है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो हर जगह नहीं लगाए गए हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए गए हैं, और अभी ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल भी नहीं है। तो ये एक्चुअली चैलेंज है। बाकी क्या S-400 की जो मिसाइल्स हैं ये इनको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं? तो ये बात हम आपको बता दें कि S-400 की मिसाइल्स के मैक्सिमम फ्लाइंग एल्टीट्यूड की रेंज में इन स्पाइंग बलून की एल्टीट्यूड की रेंज आती तो है, पर ये मैक्स 30 किलोमीटर्स की है, और वहीं पर ये स्पाई बलून 37 से 40 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर सकते हैं। तो ये मिसाइल हिट कर पाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको स्पेसिफिकली हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन मिसाइल्स को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मोस्टली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के रोल में इस्तेमाल करी जाती हैं। खैर, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे।
ट्रांसपेरेंट मैसेज है। तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी के बैच कोर्सेज चालू हुए हैं 16 नवंबर से ही, जिसके अंतर्गत एनडीए के एस्पिरेंट्स के लिए त्रिशूल बैच चलाया जा रहा है और सीडीएस के एस्पिरेंट्स के लिए अस्त्र बैच चलाया जा रहा है। इस बैच कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर से, साथ ही साथ आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन करी जाएगी आपके एग्जाम को लेकर, और 3 महीने का लाइव कॉम्प्रहेंसिव बैच होगा। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप अपने एग्जाम्स को लेकर सीरियस हैं और अपनी तैयारियों में एक पुश चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा रेफरल कोड मैट्रिक्स100 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।